हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं क्लास 10th के लिए। समीकरणों को संतुलित करना, रिएक्शन बैलेंस करना सीखेंगे। आज हम समीकरणों को संतुलित करेंगे और कैसे संतुलित करेंगे उसके लिए कुछ पूर्व से पहले से कुछ जानकारी होनी चाहिए। क्या जानकारी होनी चाहिए? मैंने आपको 3 रिएक्शन यहाँ से और 3 रिएक्शन इस तरह से शब्दावली 2 तरीके से मैंने आपको रिएक्शन लिखा है। ये कुछ रिएक्शन डायरेक्ट फार्मूले में दी हुई हैं और उनमें ये देखना है कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है, और नहीं है तो उसको कैसे बैलेंस करें, संतुलित करना है। और कुछ रिएक्शन इस तरह से शब्दों में लिखी हैं कि जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट और चेंज इनटू जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। तो हम इस रिएक्शन को कैसे बैलेंस करें, इसमें तो और बड़ी समस्या है। ऊपर वाले में तो कुछ समझ में आता भी है कि बैलेंस करें, तो पहले तो ये पता हो कि बैलेंस क्या होता है। बैलेंस का मतलब ये होता है कि जैसे हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, H2 है, H2O है, और इसको हमने तोड़ दिया H2 प्लस O2 में, तो हम इस रिएक्शन को संतुलित मानेंगे तब जब यहाँ की संख्या इस संख्या के बराबर हो जाएगी। जरा देखिए, H2, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन की संख्या संतुलित है, बराबर है। यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ 2 है, बराबर नहीं है। इसमें ऐसा लगता है कि यहाँ 1 ऑक्सीजन थी, यहाँ 2 हो गई है, ऑक्सीजन बढ़ गया है। जबकि मास ऑफ कंजर्वेशन केमिस्ट्री के अंतर्गत ये नियम है, कहता है कि ना तो मास को बनाया जा सकता है ना तो इसको बिगाड़ा जा सकता है, यानी नष्ट ना ही किया जा सकता और ना ही तो इसको बनाया जा सकता है। तो फिर यह ऑक्सीजन कैसे बढ़ गया, कैसे बन गया अपने आप? तो ऑक्सीजन बना नहीं है, इसको हमें संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए हमें यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 2 चाहिए, तो हम यहाँ 2 कर देंगे। ध्यान दीजिएगा कि कभी भी हम इसको अपने मन से ऐसे नहीं कर सकते। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। जब संतुलित करने की बात आएगी तो रिएक्शन के पहले मॉलिक्यूल की संख्या को ही बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 लगा दिया, अब ये ऑक्सीजन 2 हो गया, अब ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया। फिर देखिए समस्या ये हो गई कि ऑक्सीजन तो बैलेंस हुआ, लेकिन यहाँ 2 हाइड्रोजन है और यहाँ 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए, क्योंकि H2O कितनी बार लिखा दिया, 2 बार हमने H2O को लिख दिया। इसका मतलब ऑक्सीजन तो ये 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो चुके हैं, 4 हाइड्रोजन हुआ है, इसलिए यहाँ भी 2 लगा देंगे। अब ये 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गए, ऑक्सीजन 2 दोनों तरफ हो गए और 4 हाइड्रोजन दोनों तरफ हो गए, रिएक्शन बैलेंस हो गई। यानी हमें अपने हिसाब से 2 रखना है, किसी में 3 रखना है, किसी में कुछ नहीं रखना है। बैलेंस है तो क्या रखेंगे, कुछ नहीं। जरा आप देखिए, बैलेंस करना है, सूत्र हमने आपको सिखाया ही है। चलिए पहले बैलेंस वाला सिस्टम समझते हैं। आप पहले रिएक्शन को देखिए, HNO3 CaOH का होल ट्वाइस चेंज इनटू CaNO3 और का होल ट्वाइस प्लस H2O, कैल्शियम नाइट्रेट है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, बुझा चूना का फार्मूला है, ये नाइट्रिक एसिड है HNO3। चलिए बात करते हैं जरा नाइट्रिक अम्ल में। हम जरा इसको देख लीजिए पहले अच्छे से कि यहाँ पे कैल्शियम कितने, मेन एटम को पहले देखिए जरा। कैल्शियम कितना है, 1 है। 2 आपको लग रहा होगा बेटा, ये OH के लिए 2 लिखा गया है, OH कहता है 2 बार है, तो कैल्शियम तो 1 बार हुआ। यहाँ भी कैल्शियम 1 बार हुआ, ये जो 2 लगा है ये NO3 को लिखा है कि 2 बार है NO3। ओके, हम लोग जब फार्मूला बनाते हैं तो इस तरह से हमें मिलेगा। जैसे हम कैल्शियम का फार्मूला बनाना सिखाए थे ना बेटा, NO3 को एक साइड जो भी रखेंगे फार्मूला बनाने के लिए, इसकी बैलेंसी ऊपर रखते हैं जो कि 2 होती है। नाइट्रेट की बैलेंसी आपको लिखाया था मैंने, NO3 माइनस होता है, यानी 1 चार्ज, यानी 1 बैलेंसी, और 1 बैलेंसी वाले को ऐसे करके कैल्शियम को हमने 1 बार राइट किया और NO3 को 2 बार राइट किया। NO3 को 2 बार राइट करने के लिए यहाँ 2 ऐसे नहीं लगा के हम इसको ऐसे लिखते हैं ताकि वो समझ में ना आए कि 3 के साथ 2 है, इसलिए NO3 को 2 बार, ये आपका कैल्शियम नाइट्रेट आया है। ये कोई भी फार्मूला इसमें जो लिखा है
वो कोई और कहीं जगह से नहीं आया है। इसी तरीके से आप हर फार्मूले को चेक कर सकते हैं कि सही है कि नहीं। तो क्लियर हुआ। अब यहाँ देखिए NO3 कितनी बार है, एक बार। NO3 एक बार राइट है, NO3 दो बार राइट है। इसका मतलब हमें भी यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, है ना। चलिए यहाँ देख लेते हैं। HNO3 जो है उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर रहा है और ये कैल्शियम नाइट्रेट बनाएगा CaNO3 का होल ट्वाइस और प्लस H2O। इस रिएक्शन में देखेंगे कि आपको नाइट्रेट आपको यहाँ पर एक बार मिलता है और रासायनिक अभिक्रिया के बाद होने के बाद 2 मिलता है, तो उसको बढ़ गया है वहां, तो हम इसको भी बढ़ा देंगे जरा, यहाँ 2 हो गया। जैसे ही हमने देखा कि यहाँ पर 2 हमने लगाया तो नाइट्रेट हमारा क्लियर हुआ। अब क्लियर के बाद इसमें हम हाइड्रोजन को भी देख लें। हाइड्रोजन को आप देख रहे हैं, गौर से अगर समझेंगे, गौर से देखेंगे तो समझ में आएगा और गौर से देखेंगे तो क्लियर भी होगा, नहीं तो इतने में कह दोगे अब तो हो गया बैलेंस। भैया बैलेंस नहीं है। आप देखेंगे कि 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, कहोगे बैलेंस है। नहीं बेटा, यहाँ देखो OH यानी H 2 बार है, O भी 2 बार है, H भी 2 बार है, तो इसका मतलब 2 बार H है, 2 बार H है, इस पार भी 2 बार H है, इस पार भी 2 बार H है। आप भूल रहे हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया पूरी इधर की है और इसमें 2 H यहाँ पर, 2 H यहाँ पर, माने 4 H है। हमें यहाँ पे ऐसे 2 लगाना पड़ेगा। जैसे आपने देखा कि 2 लगा दिया, 4 H हो गए, नाइट्रेट बैलेंस हो गए। जब नाइट्रेट बैलेंस हो गए, H बैलेंस हो गए, तो हमें ऑक्सीजन को भी देख लेना है। कैल्शियम तो बैलेंस था, ऑक्सीजन जरा देखिए 3 यहाँ पर है, 3 दूनी 6 हो गए, 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 8 ऑक्सीजन हमको उस टाइम पर मिलना चाहिए। तो देखिए जरा 3 दूनी 6, 6 2 8, मतलब अब रिएक्शन पूर्ण रूप से कंप्लीटली बैलेंस्ड है। क्लियर हुआ इतना। चलो दूसरा देख लेते हैं। NaOH प्लस H2SO4 चेंज इनटू Na2SO4 और प्लस H2O। इस रिएक्शन को देखते हैं। NaOH H2SO4 बड़ा सिंपल है, 2 बार सल्फेट तो नहीं लिखा, यहाँ 1 बार सल्फेट है, SO4 एक ही बार लिखा है, यहाँ भी SO4 एक ही बार लिखा है और यहाँ पर Na 1 बार लिखा है, यहाँ पर Na 2 बार लिखा है। Na2 राइट है ना, Na2 तो 2 राइट है। सोडियम को 2 बार लिखा गया है, यहाँ भी हम सोडियम को 2 बार कर दें, कर दिया। जल को देख लो, हाइड्रोजन को देख लो, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, H2SO4 में हाइड्रोजन 2 और यहाँ पर भी 2, टोटल हो गए 4। यहाँ पे तो हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ है, हम यहाँ पर H2O के पहले 2 लगा दें तो 4 हाइड्रोजन उधर भी हो गए, 4 इधर भी हो गए। ये देखो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 को 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं, 4 हैं, उधर भी 4 हो गए। कभी भी ध्यान देना है कि ऐसे इसको 1 गिन करके और इसको 2 गिन करके अगर आप करेंगे तो जीवन में रिएक्शन बैलेंस नहीं हो पाएगी। परेशान ना होइएगा, रिएक्शन बैलेंस करना इतना नहीं है आसान। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए बहुत सारी चीजें ध्यान में रखना है। अब बहुत सारी चीजें का मतलब ये है कि हमेशा ध्यान से ही काम करना है, ठीक है। तो चलिए ये देख लेते हैं रिएक्शन बैलेंस हुई या नहीं। 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है और ये सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन में बैलेंस है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है। क्लियर हुआ गया, ये भी अपक्रिया संतुलित है, ये भी बैलेंस है। ओके, इस तरह से हम इस रिएक्शन को बैलेंस किए हैं। तीसरी रिएक्शन को जरा देख लीजिए। इस तीसरी रिएक्शन में NaCl और AgNO3, यहाँ AgCl NaNO3, ये तो बैलेंस रखी हुई है, कोई दिक्कत ही नहीं है। काहे बैलेंस कैसे? NO3 एक बार है, Ag एक बार है, Ag एक बार है, NO3 एक बार है। सोडियम एक बार है, क्लोरीन एक बार है, सोडियम एक बार है, क्लोरीन एक बार है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, रिएक्शन बैलेंस लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं, ना ही कोई चेंज करना है इसमें। अच्छा, अब कभी क्वेश्चन ऐसे बोल देता है कि जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट चेंज इनटू जिंक नाइट्रेट ऑफ प्लस सिल्वर, ये समस्या। इसमें तो सूत्र नहीं दिए,
हम कैसे करेंगे? बेटा कोई समस्या नहीं है, कहीं पर भी कोई समस्या नहीं है। जरा देखिए, आपको 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाए गए हैं, वो इसीलिए सिखाए गए हैं, लेसन को समझाने के लिए ही सिखाया गया है। ये लेसन हम समझते थे कि ये लेसन आपके लिए बहुत बड़ा समस्या का साधन बनेगा अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता नहीं जानेंगे, बैलेंसी अगर नहीं जानेंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं जानेंगे, तो ये लेसन हमको बोर करेगा, बहुत बड़ी समस्या बना देगा और ऐसा लगेगा कि सर जी तो हमको पढ़ा नहीं पा रहे हैं, हमको सर जी का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता है, इनको हटाओ, कहीं दूसरी जगह चलते हैं। तो इसलिए मैंने पहला लेसन को क्लियर किया। हम ये सारी चीज़ जानते हैं बेटा, ये सारी चीज़ जानते हैं कि कहाँ किसको कब समस्या आने वाली है। केमिस्ट्री के अंदर हम बहुत साल से पढ़ा रहे हैं, तो हमको ये चीज़ें हैं, छात्र को कहाँ पर कब समस्या हो सकती है उसको हम जानते हैं, इसलिए उसी के आधार पे काम करेंगे। हम आपके चलते नहीं चलेंगे कि सर हमको तो पहले स्टार्टिंग करिए, पहला लेसन, आज पहली क्लास है तो पहला लेसन होना चाहिए, नहीं, पहला लेसन नहीं होगा। अगर कोई चीज़ सीखने जा रहे हैं तो उसका बेस जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए देखिए जरा, अब इसको बड़ा सिंपल तरीके से हम बता रहे हैं। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जरा जिंक को देखिए, जिंक का फार्मूला 30 तक के अंतर्गत आता है, इसलिए 30 आप जिंक लिख सकते हैं। सिल्वर नाइट्रेट, ये आपकी समस्या है कि सिल्वर कैसे पता चलेगा, लेकिन बेटा 30 तक तो मालूम होता ही है। इसके अलावा केवल 4-6 एलिमेंट ऐसे भी हैं जिन्हें हमें याद रखना पड़ता है, जैसे Ag सिल्वर होता है, Au आपका सोना होता है ना, Ag आपका सिल्वर यानी चांदी होती है, Au आपका गोल्ड होता है, प्लेटिनम आपका Pt लिखा जाता है, मरकरी आपका Hg लिखा जाता है। ये कुछ ऐसे एलिमेंट हैं, लेड है, सीसा है आपका Pb लिखा जाता है। कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिन्हें हमें याद करना पड़ता है, 2-4 ऐसे चीजें हैं जिन्हें हमें याद करना पड़ता है। अगर अभी तक नहीं याद था तो अभी तो लेसन पढ़ाया जा रहा है, अब तो मालूम कर लो। Ag आपका सिल्वर है, चांदी है, प्लेटिनम आपका प्लेटिनम है, Pt, Au आपका आयरन है, सोना है, Hg आपका मरकरी है, पारा है, लेड है, Pb, लेड है, Pb। ओके, तो यहाँ पर चलते हैं। जिंक के साथ कहता है सिल्वर नाइट्रेट, और ये सिल्वर Ag बन गया, और NO3 की बैलेंसी नाइट्रेट को हम NO3 माइनस कहते हैं, यानी एक बैलेंसी वाला है, तो ये इसको एक बैलेंसी के साथ जोड़ दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमको तो AgNO3 कैसे पता चलेगा कि हम AgNO3 लिखें। चलिए मान लिया कि सिल्वर को पता चल गया Ag है, नाइट्रेट का माने NO3 है, लेकिन हम होल ट्वाइस लगाएं कि इसमें Ag2NO3 लगाएं, कैसे पता चलेगा? तो बेटा Ag जो आपका है वो धन आयन होता है, एक धन आयन होता है, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज आता है। ये आप दिमाग में बैठा लीजिए कि Ag में जो है +1 चार्ज आता है, Au में +1 चार्ज आता है, Hg में +1 और Hg में +2 चार्ज भी आ जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि Ag प्लस वाला होता है, Hg भी प्लस वाला होता है, Hg +2 वाला भी होता है। कापर आपका, कापर Cu कापर प्लस वाला होता है, कापर प्लस प्लस वाले होते हैं। क्रोमियम आपका, क्रोमियम आपने देखा था क्रोमियम की बैलेंसी 1 आती थी, लेकिन आप यहाँ पर क्रोमियम +3 चार्ज भी देख सकते हैं। बड़ा सिंपल है, कोई चीज नहीं है। जो चीजों को हमने बताया उनको आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए। फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। Ag में प्लस, सिल्वर में प्लस, Au में प्लस, Hg में प्लस लगाओ चाहे डबल प्लस लगाओ, कापर में प्लस लगाओ चाहे डबल प्लस लगाओ, क्रोमियम में +3 लगा सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, नोट कर लीजिएगा अपना वीडियो को रोक करके अगर दिक्कत आती है तो। Ag के साथ एक प्लस के साथ एक माइनस वाला जुड़ता है, इसका मतलब क्लियर है। तो जिंक नाइट्रेट हो गया, Ag नाइट्रेट हो गया, सिल्वर नाइट्रेट हो गया। अब जिंक नाइट्रेट बन रहा है, यानी Zn के साथ नाइट्रेट जुड़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, अब ये हम फार्मूले बना है रहे हैं और हमें फार्मूले बनाना हमने आपको सिखाया है। और जिसने भी अभी तक नहीं सीख पाए हैं, मैं YouTube पर आप जा करके देख सकते हैं, वहां पर फार्मूला मेकिंग कैसे किया गया है, फार्मूले को हम कैसे तैयार करते हैं, ये आपको सिखाया गया है। यादव केमिस्ट्री क्लासेस YouTube पर आप सर्च करें,
और पाएं हमारे इस वीडियो को कि जिसमें हम फार्मूले को कैसे बना सकते हैं। बड़ा सिंपल है, सभी लोग बना सकते हैं, सभी लोग सीख सकते हैं। अगर उससे पहले अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं सीख पाए हैं वो भी आपको वहां पर वीडियो मिलेगा। तो जरा देखिए, हम यहाँ पर जानते हैं कि जो हमारा जिंक होता है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8, 18 और 2 होता है। इस 2 से पता चलता है कि जिंक में +2 चार्ज आएंगे। काहे कि ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने हटा देगा माने रेड चार्ज नहीं आएगा इसमें, हटाएगा माने किसी को दे रहा है माने धनी माने 2 धन है तो 2 चार्ज लगा देंगे। और 2 चार्ज के साथ ध्यान दीजिए फार्मूला कैसे बनेगा। 2 चार्ज यानी 2 वैलेंसी, NO3 में 1 चार्ज माइनस का यानी 1 वैलेंसी, और इस तरीके से Zn को 1 बार और NO3 को 2 बार। ये हो गया आपका फार्मूला। जिंक नाइट्रेट को ऐसे लिख देंगे। ये क्लियर हो गया होगा बेटा। जिंक नाइट्रेट का फार्मूला हमने ऐसे क्यों बना दिया, जिंक की वैलेंसी 2 है, इसकी 1 है, तो इसको 2 मॉलिक्यूल चाहिए जिंक की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए। साथ में सिल्वर लगा तो Ag लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, Ag हो गया। रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, 2 ठो नाइट्रेट है, 2 यहाँ पर ऐसे कर दीजिए। जिंक 8 है, जिंक 8 है, Ag 2 है, Ag 2 कर दीजिए, यहाँ पे प्लस करके 2 Ag कर दीजिए, है ना, 2 Ag हो गया। क्लियर हुआ, सारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। आपने Ag यहाँ पे 2 लगा दिया, Ag वहां पे 2 लगा दीजिए। काहे 2 लगाया यहाँ, क्योंकि NO3 की संख्या यहाँ 2 है, हमें NO3 बढ़ाना है तो 2 यहाँ लिखना पड़ेगा। शुरू में 2 लिखा तो Ag बढ़ गया तो वहां Ag को लगा दो। क्लियर हुआ। चलिए दूसरा रिएक्शन देख लीजिए, 5वें नंबर वाली एल्युमिनियम। तो सिंपल बात है, एल्युमिनियम आपने सीखा है। अच्छा, कॉपर क्लोराइड अभी बताया, कॉपर को आप प्लस वाला लिख सकते हैं और +2 वाला भी लिख सकते हैं। आप प्लस वाला लिख दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, +2 लिख दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं। प्लस वाले का मतलब एक प्लस के साथ एक माइनस क्लोरीन जुड़ेगा, इसका मतलब CuCl इसका एग्जाम्पल होगा। काहे, कॉपर क्लोराइड यानी कॉपर और क्लोराइड CuCl। अब इस रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं तो कह रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है, AlCl3 बनता है और प्लस कॉपर अलग हो जाता है। ये कॉपर आपका अवक्षेपित हो जाएगा, नीचे को तीर लगा देंगे, प्रेसिपिटेट प्राप्त हो जाएगा। अच्छा जरा देखें यहाँ पे AlCl3, हम इस फार्मूले को बनाना ही तो सबसे बड़ी बात है। एल्युमिनियम है केवल तो एल्युमिनियम रख दिया। क्लियर। कॉपर क्लोराइड रखा तो हमने कॉपर क्लोराइड का सूत्र कैसे पता चले, हमें ये प्रॉब्लम है तो हम कॉपर और क्लोरीन के बीच में सूत्र बनाए। क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से सीख लीजिएगा, अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए यानी वैलेंसी 1 है। कॉपर की अंतिम कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन का परित्याग कर देगा और इसकी वैलेंसी भी 1 हो जाएगी, यानी 1 Cl के साथ 1 कॉपर आएगा। सिंपल बात आपके समझ में आ गई होगी, CuCl बनाएंगे। इसके बाद AlCl3, क्योंकि एल्युमिनियम क्लोराइड जो लिखा है उसका सूत्र कैसे पाएंगे, यानी एल्युमिनियम के साथ क्लोरीन को बनाना है। जरा देखिए एल्युमिनियम के साथ क्लोरीन को, इसकी वैलेंसी 1 होती है, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, क्योंकि एल्युमिनियम की अंतिम कक्षा में ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं 283, ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन हटा देगा। जबकि मैंने बताया था कि जब 4 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 तक तो वो हटा देता है, 3 से ज्यादा होने लगते हैं तो लेने लगता है 4 से ज्यादा। ठीक है, तो ये आपके 3 वैलेंसी प्लस की हैं, तो इसके साथ अब एल्युमिनियम को ऐसे लिखा जाएगा, एल्युमिनियम को 1 बार, क्लोरीन को 3 बार, AlCl3। क्लियर हुआ। AlCl3 लिखा, फिर कहता है प्लस कॉपर है तो हमने प्लस कॉपर लिख दिया। कॉपर लिखने के बाद रिएक्शन को बैलेंस करना है। एल्युमिनियम 1 बार है, एल्युमिनियम 1 बार है, कॉपर 1 बार है, कॉपर 1 बार है, क्लोरीन 3 बार है, क्लोरीन 3 बार है, कॉपर 3 बार है, कॉपर 3 बार है। रिएक्शन संतुलित हो गई, बहुत आसान। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, जरा इसको देखिए। हाइड्रोजन हमेशा डाई एटॉमिक होता है, H2 के रूप में रहता है। क्लोरीन हमेशा Cl2 के रूप में रहता है। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो द्वि परमाणु के रूप में होते हैं, जैसे का हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये आपके द्वि परमाणु के रूप में होते हैं, हमेशा द्वि एटम के रूप में रहते हैं, यानी हाइड्रोजन लिखो H2, क्लोरीन लिखो Cl2। क्लियर। आगे बात करते हैं, जब ये
हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। तो सिंपल बात, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला हमने क्या लिखे। तो सिंपल है, आप फार्मूला तो बनाइए। हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में है, हाइड्रोजन की भी वैलेंसी 1, इसकी भी वैलेंसी 1, क्लोरीन के साथ एक हाइड्रोजन के साथ एक क्लोरीन, बड़ा सिंपल, एक हाइड्रोजन के साथ एक क्लोरीन, HCl बन गया। इसी को हम हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं, HCl कहते हैं। चलिए, रिएक्शन बैलेंस करना बड़ा आसान हो गया, क्योंकि 2 क्लोरीन है, 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 क्लोरीन हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए, रिएक्शन बैलेंस हो गई। इस तरह से आपने रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। तो मैं समझता हूं, अगर किसी को समस्या हो तो एक बार वीडियो को पुनः देख सकते हैं। भाई, वीडियो को एक बार में कोई चीज अगर नहीं समझ में आती, उसको 2 बार या 3 बार देखें अच्छे से। जिस टाइम पर देखें उस टाइम पे पेन कॉपी लेके ना बैठें, जिस टाइम पर देखें उस टाइम पर पेन कॉपी लेकर के ना बैठें। उस टाइम पर सिर्फ आपको वीडियो देखना है। अगर 25 मिनट का वीडियो है तो आपको 25 मिनट सिर्फ वीडियो को देखने में लगाना है। जिस तरह आप फिल्म देखते हैं तो आप बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के सिर्फ फिल्म में लग जाते हैं, पूर्ण रूप से आपको कोई पेन कॉपी से मतलब नहीं रहता, कोई कौन क्या बात कर रहा है कोई मतलब नहीं रहता। उसी तरह आप इस वीडियो को देखने के लिए एकदम कंसंट्रेट होकर के देखिए और पेन कॉपी लेके ना बैठें। पहले आप उसको एक बार पूरा देख लीजिए, कुछ समझ में आए, 30% 20% समझ में आए, इसके बाद फिर दोबारा देखिए, 50 मिनट आपका हो जाएगा, 50% समझ में आ जाएगा, 50% समझ में आ जाएगा कहाँ से क्या खेला हो रहा है। इसके बाद तीसरी बार में पेन कॉपी लेकर के 1.5 घंटे में एक टॉपिक ही क्लियर कर लीजिए। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, रासायनिक संतुलित करना, बहुत सारी चीजें सिखा देता है, इसलिए इसके लिए 1.5 घंटे तो क्या 3 घंटे भी लग जाए, 3 दिन भी लग जाए तो क्लियर कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। इतना फेमस चीज है ये हाई स्कूल के लेवल में, जो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए एग्जाम में रखता है, एग्जाम में आता है, इसलिए इसको समझने के लिए टाइम ज्यादा से ज्यादा आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से समझिए। फिर भी अगर कहीं पर समस्या आती है आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपका कांटेक्ट नंबर है 8400749587, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो इसमें आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं अपनी समस्या भी। तो ये था आपका संतुलित करना। नेक्स्ट टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड लास्ट टॉपिक है इस लेसन का, हाई स्कूल वालों के लिए एक लास्ट टॉपिक है। ये हाई स्कूल के लिए भी है, 11th क्लास के लिए भी है, क्योंकि केमिस्ट्री ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, वो आप चाहे 9th में पढ़ें केमिस्ट्री, चाहे 10th में पढ़ें, चाहे 11th में पढ़ें, चाहे 12th में पढ़ें, भैया हर क्लास में वही केमिस्ट्री, बस लेवल बढ़ता जाएगा। इसलिए अगर आपने 12वीं की केमिस्ट्री को सीखना है तो उससे पहले 11वीं की आपको पढ़नी होगी, 11वीं की पढ़ने से पहले 10वीं की पढ़नी होगी। तो ये ध्यान देने की बात है कि अगले साल आपको फिर से कुछ चीजें ऐसी हैं जो इनको रिवाइज कराया जाएगा ताकि अच्छे से मजबूती आए। यहाँ तो आप रट सकते हैं, 11th से आपको मजबूत किया जाता है। तो चलिए, इसमें हम एक टॉपिक की बात कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, बहुत अच्छा टॉपिक है। जरा देखिए, टॉपिक ये है कि हमने लिखा है AlCl3, Al और CuCl लिखा है, ये रिएक्शन हो गई है, इसको करा दिया है, यहाँ पर रिएक्शन हो गई है। जिंक ने सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन की है और जिंक नाइट्रेट का फॉर्मेशन हुआ है, सिल्वर अलग हो गया है ना। जिंक ने सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया की है, यानी जिंक को सिल्वर नाइट्रेट में डाला गया है, यानी कि ऐसे आप समझ लीजिए, ये आपका कोई पात्र है, इसमें आपका सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3 है, भरा हुआ है। आपने ऊपर से इसमें जिंक डाला, जैसे ही जिंक डाला तो आपका ये कन्वर्ट हो करके, मतलब क्या बन रहा है इसमें, ये आपका जिंक और नाइट्रेट NO3 माइनस 2, तो ये सॉल्यूशन बन रहा है, जिंक नाइट्रेट बन रहा है, जबकि यहाँ AgNO3 है। अगर जिंक डालते हैं तो यहाँ पर जिंक नाइट्रेट हो जाता है। तो क्या ये रिएक्शन हो गई? बढ़िया है, हो गई, अच्छा हुआ। लेकिन कैसे पता चलेगा कि कोई अभिक्रिया होगी भी या नहीं होगी? क्योंकि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि
इस तरह की रिएक्शन आपको दे दी जाएगी, क्या ये हो सकती है या नहीं हो सकती। जनरली आपके एग्जाम में जो बैलेंस करने के लिए रिएक्शन आएगी संतुलित करने को, वो आपको होने वाली रिएक्शन ही दिखाई जाएगी। अब जैसे हम आपको एक रिएक्शन दे दें, तो फिर जैसे मान लीजिए कहता है कि फेरस सल्फेट है, FeSO4 है, इसमें हम कॉपर की रिएक्शन करा दें, यानी कि फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में हम कॉपर की एक छड़ को डालें, है ना, कॉपर की एक रॉड को डालें, तो क्या ये रिएक्शन देगी कि नहीं देगी, ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। अगर होगी तो कैसे होगी, ये कॉपर इस फेरस को बदल देगा, इस फेरस को हटा देगा और कॉपर स्वयं जुड़ जाएगा सल्फेट के साथ, तो कॉपर सल्फेट हो जाएगा। क्या ये रिएक्शन संभव है? प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें आपके सामने है। क्या ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, सोचने वाली बात है। क्या इसी ACSO4 में क्या हम एल्युमिनियम की रिएक्शन करा दें तो क्या ये Al2SO4 का होल थ्राइस और प्लस Fe, क्या ये हो पाएगी रिएक्शन, या हम इसी को चेंज कर दें कि अगर यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और उसमें आयरन मिला दें, यहाँ पर फेरस सल्फेट में कॉपर मिला रहे हैं, अब यहाँ कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में यानी इस सॉल्यूशन में आयरन मिला रहे हैं, तो क्या ये रिएक्शन होगी होगी कि नहीं होगी। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि क्या कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर हम एक आयरन की रॉड डालते हैं तो क्या अभिक्रिया होगी, या अभिक्रिया होगी भी संभव है या नहीं है। ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। ये रिएक्शन पॉसिबल है, ये रिएक्शन हमने चेंज करके रख दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन हो ही गई है। इसको नेक्स्ट को, इस चीज को, ये एक बड़ी चीज है कि रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। इस रिएक्शन को जानने के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखें, हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विद्युत रासायनिक श्रेणी को देखिए। हमारा YouTube पर आपको वीडियो मिलेगा विद्युत रासायनिक श्रेणी, जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि कोई अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी। तो चलिए नेक्स्ट में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।